अगला चैप्टर जिसको हम देखेंगे दैट इज चैप्टर 8, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने पहली क्लास में कहा था। मैनेजमेंट फंक्शंस दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, establishing strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate work activities। तो दो बुनियादी काम किए जाते हैं इन प्लानिंग। पहले गोल सेट किए जाते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। और प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मेजर मैनेजमेंट फंक्शन, और जिसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मली 60 to 80% ऑफ द टाइम इज़ कंज्यूम्ड इन द मैनेजमेंट फंक्शन। आउट ऑफ द जो चार मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनमें से प्लानिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं? सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप मकसद हासिल करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस पर्पस को हासिल कर पाएंगे। तो मैनेजर्स के लिए प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। और प्लानिंग से जो दूसरा फ़ायदा मिलता है दैट इज़ टू एन एक्सटेंट, हम जो प्लानिंग के ज़रिए अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होती है? व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी? अभी हमने गैर यकीनी की सूरत हाल, कि वो वाले फैक्टर्स जो कि चेंज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं इन द इन्वायरमेंट। अनसर्टेनिटी कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में मौजूद फैक्टर्स जिनके अंदर चेंज आता है और उन कंपोनेंट्स की वजह से, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनती है। तो थ्रू प्लानिंग हम कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाए। तीसरा फ़ायदा ये होता है जिसकी वजह से मैनेजर्स को प्लानिंग करनी चाहिए, दैट इज़ कि इससे जो वेस्ट है, जो रिडंडेंसी है, वो कम होती है। रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंट कहा जाता है उस काम को जो कि ज़ाया हो जाता है, रिडंडेंट एक्टिविटी है। आप लोगों को समझाना कि खामोश रहो इज़ अ रिडंडेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक बेसिक तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए कि सबको पता हो कि क्लास में बैठने की बेसिक एथिक्स क्या है। अगर ये एक बीबीए के बच्चे को भी पढ़ रही हो मैनेजमेंट की क्लास में, तो उसका मतलब है कि ये एक रिडंडेंट एक्टिविटी है जो कि की जा रही है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इट शुड बी अ प्री रेक्विजिट टू सिट इन अ बीबीए क्लास कि उसको ये पता हो कि मैंने बिहेव कैसे करना है। तो रिडंडेंसी ये होती है कि जो ऐसा टाइम, ऐसी एनर्जी जो आप किसी ऐसे काम पे लगाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो थ्रू प्लानिंग हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि अगर हमने प्लानिंग की हुई है तो हमें पता होगा कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि रिडंडेंट है, जिनका फ़ायदा नहीं होना, जिसके ऊपर टाइम और एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चौथा फ़ायदा होता है प्लानिंग का, इससे आप स्टैब्लिश करते हैं कि कौन कौन से गोल्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने मीट करना है। तो बेसिकली ये चार वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग का फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको परफॉर्म करके हम डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, रिडंडेंसी को, वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं, और अपने स्टैंडर्ड्स और गोल्स को स्टैब्लिश करने के लिए प्लानिंग प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। अब इससे जो अगला सवाल पैदा होता है कि वो ये है कि प्लानिंग क्यों की जाती है? एक आप एफर्ट लगा रहे हैं कि आप मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसके ऊपर आप 60 से 80% लगाते हैं, तो फॉर व्हाट? हासिल क्या करना चाहते हैं? तो रिसर्च इंडिकेट कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। दो वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये होते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई तब्दीली लाएं तो उसका असर
डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल इज परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लानिंग। कि अगर आप प्लानिंग के अंदर एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, टाइम ज़्यादा लगाएंगे, तो इसके अंदर जो आपने चेंजेस की हैं उसकी रिफ्लेक्शन होगी इनटू द परफॉर्मेंस। रिसर्च का अगर आप कोर्स पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे जाके, तो आपको इसकी मज़ीद सेंस बन जाएगी कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। फॉर नाउ इसको इस तरह समझें कि जितना ज़्यादा टाइम प्लानिंग पे लगाया जाएगा, रिसर्च इंडिकेट करती है कि उतनी ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। प्लानिंग करने में और ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है, जो कारकर्दगी है, उसके दरमियान एक पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हमने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, वन वाज द गोल एंड अदर वाज द प्लान। एक हमारा गोल होता है, उसको हासिल करने के लिए वही प्लान। प्लानिंग के अंदर पहले आप अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको हम प्लान कहते हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड आउटकम्स और टारगेट्स। गोल का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी डिजायर्ड आउटकम है या डिजायर्ड टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और इससे एक और जो एनालॉजी या एक और जो लिंक ड्रॉ होता है वो ये होता है कि गोल्स आर ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त आप प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त और आपके जो गोल्स हैं उसके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हासिल करने के लिए यू वुड प्लान। और प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? प्लान की डेफिनेशन इज कि plans are documents that outlines how goals are going to be met. Goals is what and plan is how. क्या हासिल करना है इज द गोल, व्हाट इज द गोल, एंड हाउ पार्ट इज द प्लान पार्ट। कि हाउ के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने जो व्हाट अचीव करना है, कि व्हाट इज द प्लान, प्लान क्या है इज व्हाट पार्ट, और प्लान सॉरी गोल इज द व्हाट पार्ट एंड द प्लान इज हाउ पार्ट, कि हमने कैसे करना है। गोल्स डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, डिजायर्ड टारगेट और आउटकम्स को डिफाइन करना इज गोल, और उन गोल्स तक कैसे पहुंचना है, हाउ पार्ट इज प्लान्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ goals broadly. One is the stated goal and the other is real goal. Stated जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है कि स्टेट करना, बताना, कहना, इजहार करना, पब्लिक करना। तो stated goal are the official statements of what an organization says and what it want it various stakeholders to believe its goals are. ऑर्गेनाइजेशन जो खुद बताती है कि ये हमारे गोल्स हैं, और वो यही चाहती है कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर इसको बिलीव करें कि हमारे यही गोल्स हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेटेड गोल्स। और दूसरा है रियल गोल्स। जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से पता लग रहा है कि गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यूज, वो गोल्स जिनकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हासिल करने के लिए कोशिश करती है, आर डिफाइंड बाय द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। और ये पता कैसे लगेगा कि दोनों में डिफरेंस है? एक बुनियादी असूल मैंने शायद पहले किसी क्लास में बताया भी था कि हमेशा जब भी गोल रखा जाता है, जब भी विजन रखा जाता है, तो वो बड़ा रखा जाता है विद दिस इंटेंशन कि अगर इसका हमने 20-30% भी अचीव कर लिया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो इस वजह से हमेशा स्टेटेड गोल और रियल गोल में फ़र्क होता है। स्टेटेड गोल जानबूझ के बड़ा रखा जाता है। अगर स्टेटेड गोल छोटा रख लिया जाए तो उसी हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो उससे छोटा निकलेगा। अगर उस छोटे गोल का मिसाल के तौर पे अगर हमने 50 इज आर गोल और उसका अगर हमने 10% अचीव कर लिया तो हमने 5 अचीव किया, और अगर 100 इज आर गोल तो उसका अगर 50% किया तो 50% पे पहुंच जाएंगे। तो हमेशा जो स्टेटेड गोल होता है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि उसका अगर एक स्मॉल पोर्शन भी अचीव होता है तो उसको हम एक बड़ी अचीवमेंट समझ सकें। और दूसरा, रियल गोल्स लिखे हुए नहीं होते, कोई ऑर्गेनाइजेशन मानती नहीं है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द मेंबर्स। जो
ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से ये रिफ्लेक्शन होगी कि एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहती है। देन आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। गोल्स दो तरह के होते हैं और प्लान्स चार तरह के होते हैं। पहला प्लान है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक को फॉर नाउ ये समझें कि स्ट्रेटेजिक कम्स फ्रॉम स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट पे बनती है। वैसे स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटजी में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप इसको एक साइड पे रख के इसको समझें कि ये स्ट्रेटजी ही होती है। और स्ट्रेटेजिक इज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजिक गोल्स आर लॉन्ग टर्म्स गोल्स रिक्वायर्ड significant resources and are difficult to reverse। स्ट्रैटेजिक प्लान्स वो होते हैं जिनके अंदर तीन चीज़ें होती हैं कि वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और दीज आर डिफिकल्ट टू रिवर्स। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स आर द अप्लाइज दैट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। ऐसा प्लान जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो उसको हम स्ट्रेटेजिक कहेंगे, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग टर्म होता है, और दैट इज डिफिकल्ट टू रिवर्स। दूसरा, ऑपरेशनल प्लान्स, प्लान्स दैट इनकम्पास ए पर्टिकुलर ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनकम्पास होता है मुश्तमिल होना, किसी चीज़ से मिल के बनना। तो ऐसा प्लान जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक फंक्शनल एरिया के बारे में होगा उसको हम ऑपरेशनल प्लान कहेंगे। और फंक्शनल एरिया इज marketing is a functional area, sales is a functional area, procurement is a functional area, HR is a functional area। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, उनको फंक्शनल एरिया कहा जाता है। तो ऑपरेशनल प्लान वो होगा जो किसी भी फंक्शनल एरिया का प्लान होगा। देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। जैसे नाम बता रहा है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो टाइम फ्रेम है किसको कहेंगे लॉन्ग टर्म? 50 साल का भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, 10 साल का भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो मिनिमम थ्रेश होल्ड इज कि प्लान विद अ टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 years। हर वो प्लान जो कि 3 साल या इससे बड़ा है उसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। और शॉर्ट टर्म प्लान्स कवरिंग 1 year और लेस आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लान्स। ये 4 टाइप्स हैं प्लान्स की। इसके बाद स्पेसिफिक प्लान्स का मतलब ये है कि वो प्लान्स जो कि क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमने क्या हासिल करना है, और इसमें कोई रूम ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि हमने 100 मिलियन की सेल्स करनी है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक प्लान। अब इसमें ये नहीं होगा कि कोई बंदा 100 मिलियन को 100 मिलियन समझेगा, कोई 50 समझेगा। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो उसको पढ़ रहा है वो उससे क्या मानी ड्रॉ करता है, क्या इंटरप्रेट करता है। तो स्पेसिफिक प्लान्स आर जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसमें जो इंटरप्रिटेशन है उसका दखल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी ये प्लान बनाती है कि हमने अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, तो ये स्पेसिफिक प्लान नहीं है, क्योंकि इसको आप मैयर कैसे करेंगे? स्पेसिफिक प्लान का मतलब है जिसको मैयर किया जा सके, क्वांटिफाइबल हो। उसके बाद डायरेक्शनल प्लान का मतलब होता है कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको डायरेक्शनल प्लान कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद पॉलिसी है उसके अंदर एक बुनियादी खाका होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, स्पेसिफिक नहीं होता। तो डायरेक्शनल प्लान्स आर जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज तो होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बुनियादी गाइडलाइंस भी होती हैं कि कौन सी लिमिट है जिससे आगे हमने नहीं जाना। फिर देयर इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या है कि आपके सामने कोई यूनिक सिचुएशन आ गई, उसको सॉल्व करने के लिए यू मेड अ प्लान। एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, बाद में कभी इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब जैसे कोरोना आया है, तो कोरोना के बाद जो क्लासरूम्स का ऑनलाइन इन्वायरमेंट बना या वर्क फ्रॉम होम का इन्वायरमेंट बना, वो एक सिंगल यूज़ प्लान था। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ अब वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। फिर स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि ऑन गोइंग होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। जैसे पहले सेशन में वो बात हुई थी कि अगर नेस्ले डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है
तो उनके लिए जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट है वो एक रेपिटेटिव है, हमेशा होगी जब तक वो डेयरी के बिजनेस में है। तो इस तरह का वो काम जो कि आपकी सप्लाई चेन से रेलेवेंट है, या आपके जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, जो आपके चैनल मेंबर्स हैं, जो कि आपके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अगर आप कोई प्लान बनाते हैं और जिसके अंदर कोई तब्दीली होने का चांस नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये टाइप्स ऑफ प्लान में स्टैंडिंग प्लान्स की कैटेगरी में फॉल करता है। अब इनको अगर आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल के ऊपर और किस टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई होते हैं प्लान्स, तो उसके लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। चार क्राइटेरियाज के ऊपर हम रख के इनको समझ सकते हैं कि जितने भी प्लान्स की टाइप है। एक है इसकी ब्रेड्थ, एक इसका टाइम फ्रेम है, एक इसका स्पेसिफिक होना है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज है। ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई, कितना चौड़ा है ये, कितना स्ट्रेटेजिक है, कितनी ज्यादा इसका कवर करने का एरिया है। ब्रेथ और डेप्थ समझाने के लिए कहा जाता है कि किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए आपको उसकी ब्रेथ का भी पता होना चाहिए और उसकी डेप्थ का भी पता होना चाहिए। तो जो ब्रेथ होती है वो बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसकी ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले में जो ऑपरेशनल प्लान होगा उसकी कम होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है और जो ऑपरेशनल प्लान है वो एक यूनिट का है, एक फंक्शनल एरिया का है। टाइम फ्रेम जो लॉन्ग टर्म है वो स्ट्रेटेजिक होगा, जो शॉर्ट टर्म है वो ऑपरेशनल होगा। फिर स्पेसिफिक प्लान के डायरेक्शनल जो प्लान होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें आपने डायरेक्शन देनी होती है। और दूसरा इसका जो स्पेसिफिक प्लान है उसमें आपने एक स्पेसिफिक फिनोमेना को एड्रेस करना होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ में जो सिंगल यूज़ है, कोई ऐसा फिनोमेना आ गया जो कि रैंडमली कभी पहले नहीं आया था, उसके लिए जो आप बनाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और जो स्टैंडिंग प्लान है, जैसे नेस्ले का मिल्क प्रिक्योर करने वाला एग्जांपल है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग प्लान में ज़्यादा होगी। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जब हम प्लान्स को मैप करते हैं ऑन फ्रीक्वेंसी, और उसका स्पेसिफिक होना, टाइम फ्रेम होना, और उसके अंदर कितनी चौड़ाई है, कितनी ब्रेड्थ है। उसके बाद जी जब आप गोल्स को सेट करते हैं और प्लान्स बनाते हैं, उसके लिए क्या अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ एन अप्रोच टू सेटिंग गोल्स इन विच टॉप मैनेजर्स set goals that can flow down through the organization and become sub goals for the each organizational area। ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा से ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है वो गोल सेट करती है और इट फ्लोज डाउन, के जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान बन गया, अब वो फ्लो डाउन होता हुआ आ रहा है। तो मार्केटिंग वालों ने अलग बना लिया, प्रोक्योरमेंट वालों ने अलग बना लिया, सेल्स का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया, प्रोडक्शन वालों का अलग हो गया, सप्लाई चेन का अलग हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो कि पाकिस्तान में भी इस्तेमाल यही होती है कि नॉर्मली जो गोल्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है, ये टॉप टू बॉटम आता है। टॉप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जैसे उन्होंने रखा, एक ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि वो नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। अब ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लान है, ये एक डायरेक्शनल प्लान है जिसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कंपनी की परफॉर्मेंस को मैयर कैसे किया जाएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस को सेल से मैयर किया जाएगा, मार्केट शेयर से मैयर किया जाएगा, या प्रॉफिटेबिलिटी से मैयर किया जाएगा। ये एक टाइप ऑफ द प्लान है जो कि टॉप मैनेजमेंट पे बनता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक डायरेक्शनल प्लान है। उसके बाद जो डिवीजन का मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होगा कि आई वांट टू सी द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द डिवीजन प्रॉफिट, कि जो डिवीजन है मेरे पास उसके प्रॉफिट के अंदर जो इंक्रीज आएगा, ये एक मिड लेवल का प्लान है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल प्लान है कि आई वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स, कि मुझे अपने डिवीजन के, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज लाना है रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स, के वो किस तरह से हासिल किए जाते हैं। और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के प्लान्स में कैसे हो सकते हैं? डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट।
तो इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर नज़र आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग ऑपरेट करते हैं तो स्ट्रैटेजिक लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे किस तरह के डिफरेंट प्लान्स बन सकते हैं या गोल्स सेट किए जा सकते हैं। गोल्स के हवाले से दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने ज़रूरी हैं। वन इज़ मीन्स एंड चेन। मीन्स एंड चेन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिवीजन्स। उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो एक नेटवर्क का जो गोल होगा वो अगले के लिए सर्व एज अ मीन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ यूनिट्स जिसमें एक नेटवर्क का जो गोल होगा उसका आउटपुट वुड बी द मीन फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे जूते बनते हैं, तो जूतों के लिए एक यूनिट ने सोल बनाया, तो अब अगला जो अपर बनाने वाला यूनिट है, इनका सोल इस नेटवर्क का जो आउटपुट है, जो गोल है, वो अगले के लिए मीन बन जाएगा। उसके ऊपर वो सोल लगाएगा, फिर अगला स्टिच करेगा, उससे अगला उसको पैक करेगा। तो जो मीन एंड चेन होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन यूनिट बहुत बड़ी है तो उसके अंदर कुछ ऐसे नेटवर्क होंगे ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स के, जिनमें से एक का जो गोल होगा, एक की जो आउटपुट होगी, वो अगले यूनिट के लिए मीन का काम कर रही होगी। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इन द गोल सेटिंग पार्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ इसको कहते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेलुएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट करने का जो अप्रोच है दैट इज थ्रू ऑब्जेक्टिव्स। ये मैनेजमेंट की मतलब समझ लें अप्रोच है जिसमें आप मैनेजमेंट करते ही ऐसे हैं कि आप पहले हर एम्प्लॉय की म्यूचुअली एग्रीड गोल बनाते हैं और उन गोल्स की बुनियाद के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, और फिर उस जजमेंट की बुनियाद के ऊपर आपकी मैनेजमेंट डिफाइन होती है। इसमें स्टेप्स 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं पहले वो फार्मूलेट होती हैं, क्योंकि इसमें जो अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट है दैट इज थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि आपने पूरी मैनेजमेंट करनी ही ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद के ऊपर है। अब ये नॉर्मली जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें मुमकिन नहीं हो पाती। ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें ये ज़्यादा काम करती है। स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें उसकी सप्लाई चेन डिफाइंड है, ऑपरेशनल यूनिट भी डिफाइन है और आउटकम भी डिफाइन है, वहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल नॉर्मली नहीं की जा सकती। तो पहला स्टेप इज कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया जाए। और स्टेप 2 इज मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेटेड अमंग डिविजनल और डिपार्टमेंटल यूनिट्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिफाइन हो गए, स्ट्रेटजी डिफाइन होगी, अब डिवीजन लेवल पे गोल्स एंड स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर दिया गया। फिर यूनिट मैनेजर्स कोलैबोरेटली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि जो यूनिट के मेंबर्स हैं, जो डिवीजन के मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो कलेक्टिवली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और फिर तमाम डिपार्टमेंटल जो मेंबर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। नंबर 5 इज एक्शन प्लान्स डिफाइन हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर टू अचीव एज स्पेसिफाइड एंड अग्रीड अपॉन बाय द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज। देखें, पहले 4 स्टेप्स में हम गोल्स की बात कर रहे हैं कि गोल्स क्या होंगे, और 5वें स्टेप में हम उन एक्शन प्लान पे आ गए। तो गोल्स एंड प्लान्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि एक्शन प्लान इज द स्ट्रेटजी पार्ट, इज द एग्जीक्यूशन पार्ट, कि आपने करना कैसे है। हाउ पार्ट इज एट नंबर 5। उससे पहले व्हाट पार्ट था कि क्या चाहिए। पहले 4 स्टेप से हमने वो डिफाइन किया, और 5वें स्टेप पे आके हमने ये डिफाइन किया कि कैसे करना है। और फिर नंबर 6 इज कि आपने जो एक्शन प्लान एग्री किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और 7th पॉइंट पे हमने उसको पीरियोडिकली रिव्यू किया और फीडबैक लिया, और आखिरी नंबर पे हमने देखा कि हमने जो अचीव किया है ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड देना है या नहीं देना, कि अगर ऑब्जेक्टिव्स आर सक्सेसफुली मेट
तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल थी और हमने परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड देना है, और अगर नहीं होती तो हमने इस प्रोसेस को दोबारा चला देना है। गोल्स के लिए कुछ, जब भी आप गोल लिखेंगे तो गोल्स के लिए कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफाइन करेंगी कि क्या गोल्स आपके सही लिखे हुए हैं, वेल रिटन लिखे हुए हैं, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आउटकम रादर देन एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई भी प्लान लिखा जाता है तो उसमें एक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे किया जाएगा, हालांकि होना चाहिए ऑन द आउटकम, हासिल क्या करना चाहते हैं। एक वेल रिटन गोल के अंदर हासिल क्या करना है, इसको एक्सप्लिसिट करना, वाजे करना, क्लियर करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन कौन कौन से एक्शंस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये वाला गोल अचीव किया जाएगा। ठीक है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ानी है। अब ये एक वेग स्टेटमेंट है, ये डायरेक्शनल स्टेटमेंट है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 100 मिलियन करनी है, दिस इज आउटकम फोकस्ड स्टेटमेंट। तो आपने ये नहीं करना, इसमें गोल्स में ये नहीं लिखना होता कि हम इस गोल को कैसे अचीव करेंगे, वो प्लान का हिस्सा होती है, वो प्लान डॉक्यूमेंट में आता है। गोल्स के अंदर होता है कि आउटकम क्या है, एक्शंस नहीं होते उसके अंदर। फिर दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है किसी भी अच्छे गोल का, दैट इज इट शुड बी मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ाएं, इट इज़ नॉट मेजरेबल, इट इज़ नॉट क्वांटिफाइबल। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को 100 मिलियन करना है, ये मेजरेबल भी है, साल बाद आप मेजर कर सकते हैं, और क्वांटिफाइबल भी है, इसको आप नंबर में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमने कस्टमर सर्विस क्वालिटी बेहतर करनी है, इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्लेंट्स आती हैं फ्रॉम द कस्टमर उसको 1% करना है, दिस इज मेजरेबल, दिस इज क्वांटिफाइबल। क्लियर एज टू अ टाइम फ्रेम, जब भी आप गोल लिखें उसमें टाइम फ्रेम जरूर स्पेसिफाई करें कि हमने अपनी कस्टमर सर्विस में कंप्लेंट्स को 1% से कम करना है, कब तक, इट शुड बी पार्ट ऑफ द गोल। अच्छा, फिर चैलेंजिंग येट अटेनेबल, गोल के बारे में हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए कि बड़ा गोल रखेंगे तभी उसका कुछ हिस्सा भी अचीव करेंगे, लेकिन अटेनेबल भी होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए। रिटर्न डाउन, हमेशा गोल लिखा होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में सेठ कल्चर में, दैट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल बना लिए जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, सबको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ताकि एक साइनर्जी और कोहेसिवनेस क्रिएट करके उन तमाम गोल्स को हासिल करने की कोशिश की जा सके। देन हाउ वी स्टेप्स अप इन द गोल सेटिंग, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करके अपने गोल सेटिंग करनी है। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसको रिव्यू करना है। मिशन क्या होता है इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसे बनता है जैसे उसका मिशन होता है, और मिशन उसको ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर बनाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये देखना होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करना होता है कि मैं अपना जो गोल लिखने लगा हूँ क्या इतने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि डिटरमाइन द गोल्स इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम द अदर्स। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल लिखते हुए आइसोलेशन में नहीं करना, साइलोज में बैठ के काम नहीं करना, इंडिविजुअल गोल्स लिख के दूसरों से इनपुट ज़रूर लेनी है, और उसके बाद आपने राइट डाउन करने हैं गोल्स और उनको फिर कम्युनिकेट करना है। और गोल सेटिंग में जो अगला पर्पस होता है, जो उसका स्टेप होता है, दैट इज़ रिव्यू रिजल्ट वेदर गोल्स आर मेट और नॉट। ये मैनेजमेंट का एक बुनियादी फंक्शन है। मैनेजमेंट में जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, जो मेजरमेंट का फंक्शन है, आप चाहे प्लानिंग करें, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करें, चाहे लीडिंग करें, चाहे कंट्रोलिंग करें, हर मैनेजमेंट के फंक्शन में आपको इवेल्युएशन और रिव्यू का एस्पेक्ट ज़रूर रखना होता है, क्योंकि जो भी आप मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें सर्टन इंटरवेंशन आप करेंगे, फिर उस इंटरवेंशन के रिजल्ट देखेंगे और उन फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि क्या वो रिजल्ट्स वही हैं जो कि हमने एज अ गोल डिफाइन किए थे या नहीं किए थे। तो ये वो स्टेप्स हैं, जब भी आपने अपना एक गोल लिखना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्पस, देन कमिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, और फिर इंडिविजुअली उनको राइट डाउन करके, डिफाइन करके, इनपुट लेके लोगों से राइट डाउन करें,
और फिर कम्युनिकेट करके, और जब वो इंटरवेंशन हो जाती है, वो पॉलिसी अप्लाई कर दी जाती है, उसके बाद फिर आप उसको रिव्यू करेंगे विद द ओरिजिनल प्लान कि हमारा जो ओरिजिनल प्लान था गोल सेटिंग में, क्या वो अचीव हुआ है या नहीं। अभी मैंने बात की कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को देखना है, विजन को देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता क्या है, सॉरी मिशन क्या होता है? विजन ऑर्गेनाइजेशन का मिशन से ड्रॉ होता है, और मिशन ऑर्गेनाइजेशन का इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, ये डिफाइन करेगा उसका मिशन स्टेटमेंट। और मिशन स्टेटमेंट में जो पर्पस है उसको कैसे हासिल करना है, ये डिफाइन होगा इन द विजन स्टेटमेंट। और किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए उस मिशन को हासिल करना है, ये डिफाइन होंगी वैल्यूज़ के अंदर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और उसकी वैल्यूज़ ये इंटरलिंक्ड होती हैं। पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मिशन स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, उस पर्पस को हासिल कैसे करना है, ये डिफाइन होगा इन द विजन स्टेटमेंट। और उस विजन को हासिल करने के लिए कौन कौन से बुनियादी असूल हैं जो हमारे कंडक्ट को, हमारे रवैये को डिफाइन करते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ के अंदर मेंशन होती हैं। तो आपकी जो एक अपनी लर्निंग के लिए असाइनमेंट है वो ये है कि आपकी पसंद की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट और वैल्यूज़, इनको देखें और फिर लिंक क्रिएट करने की कोशिश करें कि जो बात मैंने अभी की है कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद आपको उसके मिशन स्टेटमेंट में नज़र आएगा। उस मकसद को कैसे हासिल करना है, इसके मुतल्लिक गाइडलाइंस आपको विजन स्टेटमेंट में नज़र आएंगी। और वो कौन कौन से असूल हैं जिनके ऊपर अमल करके उस मिशन और विजन को हासिल किया जाएगा, ये वैल्यूज़ में नज़र आएंगे। तो ये लिंक होता है। ये विजन, जो मिशन स्टेटमेंट है या विजन स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ ऐसे रैंडमली लिखी हुई चीज़ें नहीं होती, इनके पीछे पूरी एक फिलॉसफी होती है। ऑर्गेनाइजेशनल जो लेवल है और उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है, वो तीनों लेवल्स के ऊपर अप्लाई होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सबसे ज़्यादा टॉप एग्जेक्टिव्स करते हैं, उससे काम मिडल लेवल पे करते हैं, और फर्स्ट लेवल पे जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है इसका हिस्सा कम से कम होता जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो डाउनवर्ड ज़्यादा है और अपवर्ड जाते हुए कम होती जाती है, कि जो फर्स्ट लेवल के मैनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे होंगे, जो मिडल पे हैं उनका हिस्सा 50-50 होगा इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इन द ऑपरेशनल प्लानिंग, और टॉप मैनेजमेंट पे जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो बिल्कुल कम होगी और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। ये सबको सही तरह से नज़र आ रही है। और फर्स्ट लेवल पे ऑपरेशनल प्लानिंग सबसे ज़्यादा है, मिडल पे ज़्यादा है, उससे कम हो गई, और टॉप एग्जेक्टिव्स के लिए जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो सबसे कम हो गई। तो बेसिकली एक 180 डिग्री का रिलेशनशिप है इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग एज फार एज द जो लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो आपके लिए एज ए बिजनेस ग्रेजुएट इस वक्त बैठे हुए कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो कि ज़्यादा अहम है? देखिए, जो ऑपरेशनल प्लानिंग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप अपने कैरियर में ऊपर ऊपर जाते जाएंगे उस तरह से वो बढ़ती जाएगी। यू वुड लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर ऑपरेशनल प्लानिंग वाला पार्ट मिसिंग है, डायरेक्ट एक बंदा सीईओ आके लग जाता है, उसको पता ही नहीं ऑपरेशनल प्लान कैसे बनना है, तो वो ऑपरेशनल प्लान की गैर मौजूदगी में स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बना सकता है? मुमकिन ही नहीं, बन ही नहीं सकता। और हमारे एक टीचर एग्जांपल दिया करते थे कि एक बंदा डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर लग गया, अपने ऑफिस में बैठा है घूमने वाली कुर्सी पे, उसका सेलमैन कहता है कि सर मैं इस वक्त शदरे में हूँ और मुझे गार्डन टाउन आते ना 5 घंटे लगेंगे। तो
अब ये अगर ऑपरेशनल प्लान से गुजर के आया हुआ बंदा है, इसे पता है शदरे से गार्डन टाउन कितना टाइम लगता है, तो ये उसे बताएगा नहीं 5 घंटे नहीं लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। तो बीइंग अ फर्स्ट लाइन मैनेजर और अ बिजनेस ग्रेजुएट, आपके लिए ऑपरेशनल प्लानिंग ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो जब आप बाय द टाइम आप जाएंगे फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपके पीछे 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस साथ होगा। तो प्री रेक्विजिट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ऑपरेशनल प्लानिंग, वाइल फॉर ऑपरेशनल प्लानिंग प्री रेक्विजिट कोई नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए एक प्री रेक्विजिट है, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए प्री रेक्विजिट कोई नहीं है। स्टेज पे जाएंगे तो आपको ऑपरेशनल प्लानिंग एज अ प्री रेक्विजिट चाहिए होती है, वरना आप स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बना सकते। वाइल फॉर द ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल प्लान के लिए कोई भी प्री रेक्विजिट नहीं चाहिए, एक फ्रेश ग्रेजुएट कर सकता है। तो आपके लिए ऑपरेशनल प्लानिंग इज मोर क्रिटिकल, मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको समझें कि काम कैसे करना है, जो मीन्स हैं, जो एंड्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से मीन्स रिक्वायर्ड हैं। सॉरी, प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट ये होता है कि जो पहले चाहिए। क्लास में आने के लिए प्री रेक्विजिट है कि बंदा नहा के आए, फ्रेश हो, नाश्ता करके आए, तो ये प्री रेक्विजिट है। इस क्लास में बीबीए में बैठने का प्री रेक्विजिट है कि उसको तमीज हो, उसको सेंस हो कि क्लास में कैसे बैठना है, ये प्री रेक्विजिट होते हैं। तो प्री रेक्विजिट है कि जो एक काम करने की रिक्वायरमेंट है। बीबीए में बैठने की रिक्वायरमेंट है 12 साल की एजुकेशन, तो 12 साल की एजुकेशन इज अ प्री रेक्विजिट। अगले सेमेस्टर में आप कोर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके लिए प्री रेक्विजिट है कि आपने मैनेजमेंट पढ़ी हो। तो प्री रेक्विजिट इज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जो कि किसी काम को करने के लिए आपके पास पहले होनी चाहिए। जब भी आप प्लान्स बनाते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। कॉन्टिजेंसी फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिनको आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। कॉन्टिजेंसी इज ऐसा फैक्टर, ऐसा मसला जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उसको कॉन्टिजेंसी कहा जाता है। इसका गैर यकीनी अवामिल, ऐसे फैक्टर्स जिनका आपको प्लान करते हुए पता नहीं होता। किसको पता था कि कोविड आ जाएगा? मुझे ये क्लास पढ़ाने की हामी भरते हुए क्या पता था कि कैसी क्लास होगी? ये कॉन्टीजेंसी है, ये कुदरती आफात है, ये गैर यकीनी। कुदरती आफात थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ऐसे गैर यकीनी अवामिल जिनके बारे में आप सोचते ही नहीं है और वो असरअंदाज होते हैं। अनप्रडिक्टेबल फैक्टर्स जो कि आप प्लानिंग करते हुए आपके वहमो गुमान में नहीं होते, लेकिन वो आके एक्चुअली हिट करते हैं आपको, उनको कहा जाता है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जब भी मतलब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे कि मैंने प्लानिंग करते हुए ये चीज़ें चेक करनी है। जैसे हमने इन्वायरमेंट की बात की, कल्चर की बात की, तो बीइंग अ मैनेजर आपके ख्याल में दो चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, ग्लोबल है, उनको स्कैन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्कैन कर लिया। तो आपके ख्याल में ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी मैनेजर के ऊपर जो इम्पैक्ट करती हैं। हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो कि आपकी उस टू डू लिस्ट का हिस्सा नहीं होते और वो इम्पैक्ट कर जाते हैं। पहला जो कॉन्टीजेंसी फैक्टर इम्पैक्ट करता है, दैट इज कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, ये कॉन्टीजेंसी फैक्टर है। इसको भी आपने इसमें यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि अप्रोचिंग फॉर द प्लानिंग एंड अप्रोचिंग फॉर द गोल सेटिंग, इनको लोग कंसिडर नहीं करते, स्टेप्स के अंदर इसको इग्नोर कर देते। इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर इस बात को ख़ास तौर पे आप लोगों से पूछा कि जब आप प्लान कर रहे होंगे तो आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या ऑपरेशनल प्लानिंग में से कौन सा पार्ट ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये बात अमूमन मैनेजर्स इग्नोर कर देते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं करना, जो कि कॉन्टीजेंसी फैक्टर है, कि जो प्लान बनाया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल से मुतल्लिक है। टॉप मैनेजमेंट का है, मिडल का है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, डिवीजन लेवल का है। तो पहला कॉन्टीजेंसी फैक्टर। फिर दूसरा, डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। अब इसके बारे में प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोविड के बारे में प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता,
इस तरह के और मतलब, लेकिन लोग करते भी हैं। जैसे हमने वो उसकी बात की थी डाइवो वाले केस की, कि 90s के अंदर डाइवो ने पाकिस्तान की रियासत के साथ जो एग्रीमेंट किया, उसके अंदर एक ऐसी क्लॉज डलवा ली कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी कोई बसें लाएगी तो डाइवो के रूट के ऊपर वो नहीं चलेगी। तो ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी थी जो कि मैनेजर ने 20 साल पहले हुए बैठे हुए इसको विजुलाइज किया और अपने एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया। तो इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी के बारे में भी प्रिडिक्ट करना बाज़ औक़ात तो नामुमकिन होता है, लेकिन आपने अपनी कोशिश ज़रूर करनी है। जैसे उस डाइवो के मैनेजर ने की कि इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली किसी भी चेंज का हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है। अगर न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ ज़रूर करें। न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है कि उसका कोई असर ना पड़े, और मिनिमाइज़ का मतलब ये होता है कि कम से कम असर पड़े। और जो तीसरा फैक्टर है दैट इज़ कॉन्टीजेंसी, के जो फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है, कितने लंबे अरसे का प्लान बनाया जाएगा, ये भी एक कॉन्टीजेंसी फैक्टर है। मकसद इसका ये है या मतलब इसका ये है कि जितना लंबा प्लान बनाया जाएगा उसके ऊपर असरअंदाज होने वाले कॉन्टीजेंसी फैक्टर का चांस ज़्यादा होता जाएगा एज़ कंपेयर टू कि अगर आपका जो कमिटमेंट का फ्यूचर का प्लान है वो छोटे अरसे का है। छोटे अरसे के बारे में यू कैन प्रिडिक्ट कुछ ऐसे। अब एक पूरी साइंस है जिसको फ्यूचरिस्ट कहा जाता है। कुछ ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा। जैसे अभी हमने जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई की बात की थी, तो देयर इज़ अ प्रोडिक्शन कि चाइना की 2050 तक जो से उनकी लेबर फोर्स है उसके अंदर 70% मिलीनियल्स होंगे, जनरेशन एक्स और वाई के लोग होंगे। तो ये क्या है, ये प्रोडिक्शन अबाउट द फ्यूचर है। तो इसका असर ये पड़ता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होने वाले ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि अनप्रडिक्टेबल हैं, और उनकी जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है दैट इज़ ड्यू टू द लेंथ ऑफ द कमिटमेंट, कि आपकी जो कमिटमेंट है, आपका जो गोल है वो इतना लंबा है, इतने सालों पे मुहित है कि उस दौरान अगर कोई बड़ी मेजर तब्दीली आ जाती है इन द इन्वायरमेंट, इन द टेक्नोलॉजी जिस बिज़नेस के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। बिजनेस वीक की एक स्टडी में पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, फॉर्चून 500 का मतलब ये है कि दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज, उनकी एवरेज लाइफ इन द फॉर्चून 500 इज 7 years। कि एक कंपनी जो कि दुनिया की बड़ी 500 कंपनियों में शामिल थी, 5 साल बाद उन 500 में नहीं थी, 7 साल बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसरप्शन इन द टेक्नोलॉजी और इन द इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोचेंगे तो उसके ऊपर ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू योर कमिटमेंट फॉर द लॉन्गर रन, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, जिनको हम कॉन्टीजेंसी फैक्टर कहते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको हम कॉन्टीजेंसी में डालते हैं, जिनकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज पड़ सकते हैं। अप्रोच क्या है, एक सीधी सी अप्रोच ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट बना लें, अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट whose sole responsibility is helping to write organizational plan। अगर आप इसको फॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं, वैसे प्रैक्टिकली होता ये है कि तमाम फंक्शनल एरियाज के लोग अपने प्लान्स खुद बनाते हैं। और द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इज कि कुछ ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं प्लानिंग में जो कि असरअंदाज होते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी क्या होता है, कॉन्टेम्प्रेरी इज नहीं, जो आजकल ज़्यादा मुस्तअमल है, मौजूदा हालात, के आजकल के जो हालात हैं, मौजूदा जो हालात होते हैं कि जिस वक्त वो प्लान बनाया जा रहा होता है उस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसके कुछ इश्यूज हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। कि सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में इस वक्त डायनामिक है, कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टेबल नहीं है। 90 की दिहाई में कोई सोच भी नहीं सकता था कि याहू का बिजनेस खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 साल लगे और अब पता ही नहीं है। 2010 की दिहाई में कोई सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया फेल हो जाएगी। तो कुछ ऐसे डायनामिक
आई हैं दुनिया के अंदर, जैसे पहली क्लास में मैंने कहा था कि पिछले 2000 सालों की तरक्की और पिछले 20 सालों की तरक्की बराबर है, और 2020 से लेकर 2024 की तरक्की पिछले 2020 सालों के बराबर चेंज आएगा। तो जो डायनामिज्म है, ये अब कंटेम्प्रेरी इशू है, ये मौजूदा हालात का इशू है। आज से 100 साल पहले तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। उस वक्त ये कंटेम्प्रेरी इशू इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था कि जो डायनामिक इन्वायरमेंट है उसका क्या असर पड़ सकता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। फिर मैनेजर को चाहिए कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बहुत अच्छी तरह से करे। ये जब आप स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये नहीं कि आपने बाहर जो माहौल है इसको स्कैन करना है। इन्वायरमेंट मीन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। फिर जो ग्लोबल और इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको कैसे डिटेक्ट करना है, कंपैटिटर की इंटेलिजेंस कैसे करनी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स अब हर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक कंटेम्प्रेरी इशू है, अब किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई पॉलिसी बनाती हैं तो कुछ लोगों को हायर करती हैं, आम लोगों को उनको हायर करती हैं कि आप एज ए मिस्ट्री शॉपर हमारे कंपटीशन के पास जाएं और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। वो जो मिस्ट्री शॉपर होता है वो बताता नहीं है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ के ऊपर आया हूँ। ऐसे ही मतलब जैसे आपका इदारा है, यहाँ पे इस इदारे का कोई कंपटीशन वाला किसी स्टूडेंट को भेजे कि वहाँ जाके देखो कि वहाँ पे जो स्टूडेंट की सपोर्ट है वो कैसे की जाती है, वहाँ पे क्लास कैसे पढ़ाई जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिस्ट्री शॉपर्स। अब ये एक जो कंपटीशन है उसको स्टडी करने का एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए कंपटीशन को अच्छे तरीके से स्कैन करना और उसकी इंटेलिजेंस हासिल करना बहुत ज़रूरी ख्याल किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि हम ये ना करें कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ बनाते जाएं और उसमें जो इनपुट फ्रॉम द कंपटीशन है, फ्रॉम द कस्टमर है, वो शामिल ना हो और हमारी पॉलिसीज़ रिएक्टिवली नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हम खुद पहले इन्वेस्टिगेट करें थ्रू मिस्ट्री शॉपर कि कंपटीशन क्या सोच रहा है। तो प्लानिंग करते हुए हर वक्त के मौजूदा हालात के कुछ डायनामिक फैक्टर्स होते हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करना होता है। ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जब आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप प्लानिंग फेज़ में हूँ तो ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, कंपटीशन को स्टडी करना, कस्टमर को स्टडी करना और मिस्ट्री शॉपर्स वाले और डायनेमिक इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं ये बदल चुके हों। लेकिन इनको भी प्लानिंग करते वक्त आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना होता है। तो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 8।